स्टार्ट करें। कहाँ गए भाई? कल ज्वाइन नहीं किया? अरे आ जाओ बच्चों। हाँ, TW एंजलमैन ने पहला एक्शन स्पेक्ट्रम तैयार किया था फोटोसिंथेसिस का, और बताया था फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा ब्लू और रेड लाइट में हो रही है। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। देखो भाई, TW एंजलमैन ने पहला एक्शन स्पेक्ट्रम तैयार किया था, है ना? हाँ, आज से स्टार्ट करो। प्रॉब्लम होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज से जो शुरू करोगे कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आ जाओ। देखो बच्चों, पहला एक्शन स्पेक्ट्रम TW एंजलमैन ने शुरू किया था। उन्होंने बताया था कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड में होती है ना। इसके बाद अगला नाम आता है बच्चों, हाँ, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब वो है कि जो जो बताएगा कि कौन सा पिगमेंट कौन सी लाइट को कम या ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है ना। क्लोरोफिलेज सबसे ज्यादा ब्लू और रेड एब्जॉर्ब कर रहा है और सबसे कम ग्रीन लाइट। तो ये क्या बता रहा है कि कौन सा पिगमेंट कौन सी लाइट को कितना एब्जॉर्ब कर रहा है। ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन बताता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अलग अलग लाइट पर, है ना। चलिए आ जाइए। तो बच्चों चलो अगला नाम उठाते हैं। कॉर्नीलियस वॉन नील। कॉर्नीलियस वॉन नील। बच्चों, इन्होंने पर्पल बैक्टीरिया और ग्रीन बैक्टीरिया पर फोटोसिंथेसिस पढ़ा था। फोटोसिंथेसिस किसकी पढ़ी थी? बेस्ड ऑन हिज स्टडीज। किस पर स्टडी किया था इन्होंने? पर्पल बैक्टीरिया और ग्रीन बैक्टीरिया पर। पर्पल बैक्टीरिया और ग्रीन बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस पढ़ी थी और क्या सजेस्ट किया था वो देखते हैं। पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया में स्टडी किया था फोटोसिंथेसिस को, और इन्होंने पढ़ने के बाद क्या बोला? डेमोन्स्ट्रेट किया। क्या डेमोन्स्ट्रेट किया? क्या बताया कि फोटोसिंथेसिस ना पक्का एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस पक्का इज एसेंशियली अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस क्या है? लाइट से चलने वाली एक रिएक्शन है। जिसमें होता क्या है? जिसमें होता यह है कि हाइड्रोजन निकलता है। किससे निकलता है? हाइड्रोजन किससे निकलता है? हाइड्रोजन निकलता है, एनसीईआरटी के शब्द यूज कर रहा हूं, सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड। हाइड्रोजन निकलता है। अरे कुछ नहीं यार, देखो, सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड को मैं सरल भाषा में लिख देता हूं एच डोनर। भाई, जो एच डोनर है उसने एच दिया है। एच दिया है मतलब ऑक्सीडाइज हुआ है ना। एनसीईआरटी में चलने दो अभी साइंटिस्ट के नाम और काम। सही है। तो सुनो, इन्होंने कहा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस। जिसमें होता क्या है? ये जो सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है या एच डोनर है, वो अपना एच दे देता है, और जो एच दिया, वो एच जो दिया इन लोगों ने, वो CO2 को रिड्यूस कर देता है। CO2 को रिड्यूस कर देता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। इन्होंने क्या बोला कि फोटोसिंथेसिस एक लाइट से चलने वाला रिएक्शन है जिसमें एच डोनर से, अभी नोट्स नहीं, अभी एनसीईआरटी है भाई, एनसीईआरटी देखो, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। उसमें क्या होता है? एच डोनर जो है वो अपना एच छोड़ता है। जो ये एच छोड़ता है वो CO2 को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। इन्होंने फोटोसिंथेसिस का जनरल रिएक्शन दिया था। क्या जनरल रिएक्शन दिया था? 2H2A प्लस CO2 लाइट की प्रेजेंस में देता है 2A प्लस CH2O प्लस H2O। ये जो H2A है ना, यही तो है एच डोनर। अरे ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड।
ऐसा कंपाउंड जो H छोड़ रहा है। अगर H छोड़ रहा है तो वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर H छोड़ रहा है तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब H डोनर। भाई सिंपल है ना यार, H2A में अगर ये रिएक्शन ग्रीन प्लांट का समझ रहे हो या ब्लू ग्रीन एल्गी का समझ रहे हो तो एक ही जगह O लगा दो। H डोनर कौन होता है, H2A की H2O। लेकिन अगर ये पर्पल बैक्टीरिया की बात चल रही है, ग्रीन बैक्टीरिया की बात चल रही है, पर्पल बैक्टीरिया या ग्रीन बैक्टीरिया की बात चल रही है तो एक ही जगह S लगा दो, H2S बन जाएगा, है कि नहीं? यही है क्या? प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गी में H डोनर क्या है, वाटर, और बैक्टीरिया में कौन है, H2S। तो एक ही जगह O लगाओ तो प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी की बात हो जाएगी, S लगाओ तो पर्पल बैक्टीरिया और ग्रीन बैक्टीरिया की बात हो जाएगी। सही है? यह है बच्चों। अब सुनिए मेरी बात, इन्होंने ये तो बताया, साथ में बच्चों एक तुक्का लगाया था। क्या तुक्का लगाया था बताता हूं। उसको बताने के लिए मैं अगले पेज में ले चलता हूं। ये रिएक्शन आपको फोटोसिंथेसिस जैसा नहीं लग रहा है, चलो मैं इसे फोटोसिंथेसिस की तरह बनाता हूं। चलो ना आगे, बैक्टीरिया का अगर रिएक्शन लिखना है तो एक ही जगह क्या लिखूंगा, सल्फर। तो यहां 2A क्या हो जाएगा, सल्फर। देखो यही रिएक्शन अगर मैं, ये रिएक्शन अगर मैं बैक्टीरिया के लिए लिखूं, बैक्टीरिया के लिए लिखूं तो 2H2A की जगह क्या हो जाएगा, 2H2S प्लस CO2। लाइट की प्रेजेंस में 2A निकलता है, 2A मतलब 2 सल्फर प्लस CH2O प्लस H2O निकलता है। सर ये फोटोसिंथेसिस के जैसा तो नहीं दिख रहा रिएक्शन। रुको तो सही भाई, ये रिएक्शन एक CO2 का है, 6 CO2 से ग्लूकोज बनता है, तो पूरे रिएक्शन का इंटू 6 कर दो, पूरे रिएक्शन का इंटू 6 कर दो तो रिएक्शन एक्चुअल दिख जाएगा। देखो जरा, 2 6 12 H2S प्लस 6 CO2, 2 6 12 सल्फर, ओ सॉरी 12 सल्फर प्लस, ऐसा करो ना यार, CH2O का होल 6 कर लो तो क्या बन जाएगा, C6H12O6 प्लस 6H2O बन गया ना बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस का कंप्लीट रिएक्शन। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस का कंप्लीट रिएक्शन बन गया, है कि नहीं, है ना। चलो अब चलो ना बच्चों, प्लांट्स का रिएक्शन बनाते हैं। प्लांट्स के लिए रिएक्शन बनाते हैं तो एक ही जगह क्या लगाना है, O। तो 2H2O प्लस CO2, 2O निकलना चाहिए, 2O को लिख दू O2 प्लस 2O को O2 प्लस CH2O प्लस H2O। लेकिन ये तो एक CO2 का रिएक्शन है ना भाई, तो इंटू 6 कर लो, इंटू 6 कर लो तो क्या हो जाएगा, 2 6 जा 12H2O प्लस 6 CO2, है कि नहीं। तो 6 O2 निकलेगा, CH2O का होल 6 कर लो, होल 6 करोगे तो C6H12O6 हो जाएगा प्लस 6H2O बन गया ना प्लांट फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। इसमें समझना क्या है, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, प्लांट फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, जो मैंने पिछली क्लास में लिखा है तो वही दोबारा लिखा है। सही है। अच्छा अब बच्चों इन्होंने तुक्का क्या लगाया, देखो क्या है, कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई थी। क्या गलतफहमी हो गई थी, गलतफहमी ये हो गई थी बच्चों कुछ लोगों को कि देखो, लोगों का कहना था 6 CO2 में 6 O2 है, 6 CO2 में 6 O2 है और 6 O2 निकलते भी है। गलतफहमी क्या हो गई थी, 6 CO2 में 6 O2 है और ये 6 O2 निकलते हैं। तो लोगों को गलतफहमी हो गई थी कि जो O2 निकलते हैं ना 6, ये CO2 से निकलते, ये गलतफहमी हो गई थी। इस गलतफहमी को दूर करने का काम किसने किया था, कॉर्नेलियस वैन नील ने। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक तुक्का लगाया था। क्या तुक्का लगाया था देखते, और वो सही निकला। इन्होंने क्या बोला, सुनो, इन्होंने बोला ऐसा करो ना, ऐसा करो कि प्लांट फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, प्लांट फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन और बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन कंपेयर करो।
प्लांट फोटोसिंथेसिस और बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन कंपेयर करो। चलो कंपेयर करते हैं। 12H2 12H2, 6CO2 6CO2, C6H12O6 C6H12O, 6H2O 6H2O, सेम है। इन्होंने बोला अंतर कहां है? बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में यहां पर सल्फर है, इसलिए सल्फर निकलता है, तो शायद इसीलिए यहां पर O है इसी जगह पर, इसलिए O निकलता है। इसलिए इस तरह इन्होंने तुक्का लगाया था, इंडिकेट किया था कि शायद ऑक्सीजन गैस जो निकलती है प्लांट फोटोसिंथेसिस में वो CO2 से नहीं आती बल्कि वाटर से आता है। और ये बात सही भी निकली। मैंने बताया भी तो था कि O2 वाटर से आता है। तो एनसीईआरटी क्या लिखती है? दस ही इन्फर्ड, दस ही इन्फर्ड, इन्फर्ड मतलब इंडिकेटेड। इन्होंने इंडिकेट किया क्या? कि जो ऑक्सीजन निकल रही है, जो ऑक्सीजन निकल रही है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑफ ग्रीन प्लांट, ऑक्सीजन जो निकल रही है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑफ ग्रीन प्लांट्स, ऑक्सीजन जो निकल रही है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑफ ग्रीन प्लांट्स, वो आता है फ्रॉम H2O। ऑक्सीजन जो आता है वो H2O से आता है, ना कि CO2 से। CO2 से नहीं आता, वाटर से आता है, ये कहा इन्होंने। और एनसीईआरटी ने इसके बाद क्या कहा है? दिस वाज लेटर प्रूव्ड बाय रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक। इसे प्रूव किया गया था रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक से। लेकिन किसने प्रूव किया? एनसीईआरटी ने नाम नहीं बताया है, मैं नाम के साथ बताऊंगा। सही है? तो सिंपल सा लॉजिक था इनका। तो चलो कैसे प्रूव हुआ कि ऑक्सीजन सच में वाटर से आती है, उसके लिए अगला नाम जो ला रहा हूं मॉड्यूल में लिख रखा है मैंने, रूबेन, कामन और हासित। रूबेन, कामन और हासित ने प्रूव किया था। देखो जरा, रूबेन, कामन और हासित, इन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किया। पता है कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किया? O18। क्या यूज किया? O18। किस पर काम किया? क्लोरेला नाम की ग्रीन एल्गी पर। करेला नहीं, क्लोरेला नाम की ग्रीन एल्गी पर काम किया और रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज करके प्रूव किया कि हां सच में ऑक्सीजन जो निकलती है वो वाटर से आती है। तो मैं लाइन लिख देता हूं फिर समझा देता हूं। तो रूबेन, कामन, हासित प्रूव्ड दैट, क्या रूबेन कामन भी लिखोगे ना तो भी चलेगा, हासिद ना याद करो चलेगा। प्रूव दैट कि ऑक्सीजन बीइंग रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन बीइंग रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑफ ग्रीन प्लांट्स कम फ्रॉम H2O। कैसे प्रूव किया? बाई एक्सपेरिमेंट ऑन, किस पर एक्सपेरिमेंट किया? क्लोरेला नाम की ग्रीन एल्गी पर, क्लोरेला नाम की ग्रीन एल्गी पर एक्सपेरिमेंट किया। सही है? और टेक्निक कौन सी यूज की? रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक। रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक मतलब रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किया। कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप? O18 यूज किया। क्या यूज किया? O18। तो चलो देखते हैं कैसे प्रूव हुआ। रिएक्शन देखो जरा इनका, आगे रिएक्शन देखो। 6CO2 प्लस 12H2O क्या बनता है? C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। इन्होंने क्या किया बच्चों, ध्यान से देखना। एक बार इन्होंने क्लोरेला को जो CO2 दिया, क्लोरेला को जो CO2 दिया उसका ऑक्सीजन रेडियो एक्टिव करके दिया। क्लोरेला को जो CO2 दिया उसका ऑक्सीजन रेडियो एक्टिव करके दिया। और यहां बैठ गए देखने, क्या ऑक्सीजन जो निकल रहा है वो रेडियो एक्टिव है? क्या जो ऑक्सीजन निकल रहा है वो रेडियो एक्टिव है? देखा कि ऑक्सीजन जो निकल रही है वो रेडियो एक्टिव नहीं है। तो लो पता चल गया कि जो ये ऑक्सीजन निकल रही है वो ये वाली तो नहीं है।
अगले राउंड में क्या किया? अगले राउंड में क्लोरेला को CO2 तो नॉर्मल ऑक्सीजन वाला दिया, वाटर दिया रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन वाला, वाटर दिया रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन वाला। और अब देखा कि जो ऑक्सीजन गैस निकल रही है वो सच में रेडियो एक्टिव है। लो, प्रूव हो गया कि वाटर से ही ऑक्सीजन रिलीज होता है। इस तरह इन्होंने फाइनली प्रूव कर दिया कि ऑक्सीजन गैस वाटर से आती है। सही है जी? ठीक, कहां गए सब? होना यही। ठीक है, तो चलिए बच्चों, एनसीईआरटी के हिसाब से सारे साइंटिस्ट हो गए। हाँ, एनसीईआरटी के हिसाब से सारे साइंटिस्ट हो गए। हाँ बिल्कुल। अब क्या करना है? एक साइंटिस्ट का नाम मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, कोई वजह है इसलिए पढ़ा रहा हूं, बेवजह नहीं पढ़ा रहा हूं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो कि आएगा इसलिए बता रहा हूं। आ जाइए, लास्ट नाम बच्चों, कहानी खत्म होने वाली है, बस एक नाम और संभालिएगा, रॉबर्ट हिल और बेंडल। ये एनसीईआरटी में नहीं बच्चों, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं, उसकी एक वजह अभी थोड़ी देर में आपको दिखा दूंगा। रॉबर्ट हिल और बेंडल, ये जो दो लोग थे ना बच्चों, इन्होंने किया था डिटेल स्टडी ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का डिटेल स्टडी किया था और इन्होंने ही दिया था जेड स्कीम। पढ़ेंगे ना जेड स्कीम आगे चलकर, इन्होंने ही जेड स्कीम दी थी। सही है? हाँ, ये एनसीईआरटी बने, फिर भी पढ़ लो। क्यों पढ़ लो मैं बताऊंगा। देखो, रॉबर्ट हिल ने क्या किया था, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां पर क्वेश्चन आते हैं। रॉबर्ट हिल ने पहले तो क्लोरोप्लास्ट आइसोलेट किया। क्या किया? आइसोलेट किया क्लोरोप्लास्ट। किसकी पत्ती से? आइसोलेट किया क्लोरोप्लास्ट फ्रॉम लीव्स ऑफ स्टेलेरिया मीडिया। प्लांट का नाम नहीं याद रखना है आपको, प्लांट का नाम, ये प्लांट का नाम स्टेलेरिया मीडिया प्लांट। अपन को प्लांट का नाम नहीं, बस ध्यान रखना है अपन को क्या करना है। अच्छा, ये तो भूल गया बच्चों, हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल, हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल। और ये बचपना बना रहना चाहिए बुढ़ापे तक, क्योंकि जब तक बचपना है तब तक जीवन है, और बचपना नहीं तो कुछ भी नहीं है ना। तो बचपना बना के रखना है और सिंसियर भी रहना है। ठीक है बच्चों? ओके, आ जाइए वापस टॉपिक में, अचानक याद आ गया मुझे। ठीक है, तो बच्चों क्लोरोप्लास्ट आइसोलेट किया गया लीव से, बस इतना ही याद है। किस प्लांट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से सुनिए, इनका कहना था कि क्लोरोप्लास्ट का जो मेजर रोल है, क्लोरोप्लास्ट का जो मेजर रोल है वो है पानी को तोड़ना। मेजर रोल ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्या है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटो मतलब लाइट, लाइसिस मतलब तोड़ना। फोटो मतलब लाइट, लाइट की प्रेजेंस में पानी को तोड़ना, यह काम है। सही है? ठीक है बच्चों। दूसरी बात, इन्होंने देखो ये भी प्रूव करने वाले हैं कि ऑक्सीजन गैस वाटर से आती है। इन्होंने भी प्रूव किया था ऑक्सीजन गैस वाटर से आती है। देखते जाइए अभी। देखो, इनका कहना था कि ऑक्सीजन इज रिलीज फ्रॉम वाटर। ऑक्सीजन जो है वाटर से आती है, लेकिन कब? ऐसे नहीं निकलेगा ऑक्सीजन पानी से, ओनली इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल एच एक्सेप्टर। कोई होना चाहिए बच्चे, कोई होना चाहिए जो पानी का एच छीन ले, कोई होना चाहिए जो पानी का एच छीन ले। अगर पानी का एच छीन लोगे तो ऑक्सीजन निकल जाएगा, यह कहना था। अब इनका यह कहना था, ये क्या है, पानी का जो एच छीन लेगा तो ऑक्सीजन निकल जाएगा। इन्होंने कहा था जो पानी का एच छीन ले उसे कहो हिल रिएजेंट। क्या बोलो? हिल रिएजेंट। पानी से जो एच निकाल ले, एच निकालते ही ऑक्सीजन निकल जाएगा।
तो पानी से जो एच छीन ले उसे हिल रिएजेंट कहते हैं। प्लांट में नेचुरली कौन है ऐसा जो पानी के एच छीन लेगा बच्चों? वो है NADP+। कौन लेगा? NADP+। अरे नहीं छोड़ेंगे प्रदीप, टेंशन ना लो। नेचुरल हिल रिएजेंट कौन है? NADP+। पानी के एच NADP+ प्लांट में लेता है। लेकिन बच्चों अगर आर्टिफिशियली अगर आपको पानी के एच निकालना है तो आप आर्टिफिशियली क्या यूज कर सकते हो? तो आर्टिफिशियल में बच्चों आप यूज कर सकते हो पोटेशियम फेरी साइनाइड। क्या यूज कर सकते हो? पोटेशियम फेरी साइनाइड। और क्या यूज कर सकते हो? बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन। और क्या यूज कर सकते हो? क्रोमेट। क्या यूज कर सकते हैं? क्रोमेट। और क्या यूज कर सकते हैं? आखिरी एक और ऑप्शन है DCPIP। क्या? DCPIP पूरा नाम है डाई क्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल। डाई क्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल। ये एक्चुअली ब्लू कलर की डाई है। DCPIP जो है एक ब्लू कलर की डाई है। ये जब पानी से एच ले लेता है ना तो कलरलेस हो जाता है। DCPIP एक ब्लू कलर की डाई है, जब पानी से एच ले लेता है तो रिड्यूस हो जाता है। भाई DCPIP मैं बोल रहा हूं ब्लू कलर का डाई है, जब पानी से एच ले लेगा तो रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस होते ही क्या हो जाया करता है? कलरलेस। हमें नाम याद रखने हैं। मेन याद रखना है कि पानी से जो एच ले लेगा उसे हिल रिएजेंट कहते हैं। नेचुरल हिल रिएजेंट जो प्लांट में पाया जाता है वो NADP+ है, और आर्टिफिशियल की लिस्ट लगी हुई है। सही है सर, ये जो कह रहे हो इसको समझाओ। आ जाओ समझाता हूं। देखो बच्चों, मैं ये कह रहा हूं कोई होना चाहिए जो पानी के 2 एच छीन ले। पानी के 2 एच मतलब 2 H+ और 2 इलेक्ट्रॉन कोई छीन ले। जब छीन लेगा तो ऑक्सीजन वैसे ही निकल आएगा। तो सुनो, लाइट रिएक्शन के दौरान पानी के एच छीनता कौन है? मैंने बोला NADP+। NADP+ पानी के ये 2 H+ और 2 इलेक्ट्रॉन, बोले तो 2 H छीन लेता है तो क्या बन जाएगा? तो ऑक्सीजन निकल जाएगा। लेकिन बात यह है कि अगर इसके 2 H+ 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दोगे तो क्या बनेगा? तो समझिएगा मेरी बात। क्या कि सुनना बच्चों, आप में से कई लोग जानते हैं किताबों में लिखा होता है NADPH बन जाएगा। NADP+ 2 H+ 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो NADPH बन जाएगा। कहीं लिखा होता है NADPH2 बन जाएगा। अपने यहां कुछ भी लिखो, सब चलता है। सही है, लेकिन पहली बार और आखिरी बार सुन लो, कुछ भी लिखो चलेगा, हमारे यहां सब चलता है। लेकिन एग्जैक्टली क्या लिखना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। एग्जैक्टली क्या लिखना चाहिए वो पता होना चाहिए। आ जाओ दिखाता हूं एग्जैक्टली क्या लिखना चाहिए। तो देखो आप कर क्या रहे हो भाई? NADP+ को बच्चे आप दे रहे हो 2 H+ और 2 इलेक्ट्रॉन, यही दे रहे हो ना? अरे भाई, 1 इलेक्ट्रॉन तो खर्च हो गया इसका पॉजिटिव चार्ज हटाने में। 1 इलेक्ट्रॉन, हाँ वही तो मैं बोल रहा हूं, कुछ भी लिखो चलता है, लेकिन एक्चुअल में क्या लिखना चाहिए वो बता रहा हूं। 1 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया पॉजिटिव चार्ज हटाने में। सही है। अब 1 H+ और 1 इलेक्ट्रॉन, क्या है ये? H। तो क्या बन गया? NADPH। और क्या बचा है? H+। तो या तो लिख दो बनेगा NADPH + H+, या फिर लिख दो NADPH डॉट H+। दोनों सही है। तो एग्जैक्टली बच्चों हमें यह लिखना चाहिए। लिखने को कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एग्जैक्ट क्या है ये तो पता रखो ना यार। कभी कोई टोक दे तो बोल तो सको कि नहीं वो तो पता है मुझे कि NADPH H+ लिखना है। सही है भाई, फिर से एक बार देख लो भाई। NADP+ को आप 2 इलेक्ट्रॉन और 2 H+ दे रहे हो, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हो और 2 H+ दे रहे हो, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो जाएगा प्लस चार्ज हटाने में। सही है। 1 H+ 1 इलेक्ट्रॉन, क्या है ये? H। NADPH हो गया। 1 H+ बचा है तो क्या बनेगा बच्चों? एग्जैक्टली NADPH H+, ये बन जाता है। सही है। तो लाइट रिएक्शन के दौरान
पानी के H छीन कौन लेता है? NADP प्लस, और बन जाता है NADPH प्लस लाइट रिएक्शन के दौरान। और भाई पहले से रिकॉर्डेड नहीं है यार, मैं बोल रहा हूं संजय पाल जी, इतनी मेहनत कर रहा हूं और तू बोल रहा है पहले से रिकॉर्डेड है। गलत बात, गलत इल्जाम ना लगाओ यार। ठीक है, लाइट रिएक्शन की बात हो गई बच्चे। अब बारी आती है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में CO2 को H दोगे तब ना कार्बोहाइड्रेट बनेगा। तो सुनिए, NADP प्लस ने H ले लिए, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। डार्क रिएक्शन जब चलेगा, डार्क रिएक्शन जब चलेगा तो CO2 को ये अपने 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, बोले तो 2H देता रहेगा, तभी तो CO2 रिड्यूस होकर ग्लूकोज बनेगा। पिछली क्लास में भी मैंने बोला था, पानी H देता है, CO2 H लेता है, लेकिन बीच में एक मीडिएटर है कि नहीं? पानी की H लेकर कौन बैठ गया था? NADP प्लस। और जब डार्क रिएक्शन चलेगा तो वो H जो चाहिए CO2 को ये दे देगा। सही है, ये होता है एक्चुअली प्लांट में बच्चों। ठीक है, और सुनो, तो मेरी बात सुनो, NCERT में देखना, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस के ऊपर एक सवाल दिया है। वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस के ऊपर एक सवाल दिया है कि आप लोग फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में 12H2O क्यों लिखते हो? फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में 12H2O क्यों लिखते हो? तो भाई यहीं से आएगा। अरे कुछ नहीं यार, NADPH बन गया है, CO2 को H चाहिए रिड्यूस होने के लिए, तो CO2 को H कौन देगा? NADPH। NADPH जो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, बोले तो 2H लिए बैठा है, बार बार 2H इधर से लेता रहेगा और इसको देता रहेगा ताकि ग्लूकोज बन जाए। सही है। रियान बोल रहा है बैलेंसिंग के लिए। नहीं भाई, कुछ और वजह है। देखो बच्चों, क्या आपको पता है एक ग्लूकोज बनाने के लिए जब केल्विन साइकिल चलती, इतना तो पढ़ा होगा, एक ग्लूकोज बनाने के लिए जब केल्विन साइकिल चलती है तो 12 NADPH चाहिए होते हैं और 18 ATP। याद है? 12 NADPH और 18 ATP चाहिए, है कि नहीं? क्या बोला? 12 NADPH और 18 ATP। आप देख रहे हो, एक NADPH बनाने में 1 वाटर खर्च हो रहा है। एक NADPH बनाने में 1 वाटर खर्च हो रहा है, तो 12 NADPH बनाने में 12 H2O खर्च होंगे। बस ये आंसर है। सही है। 12 H2O क्यों लिखते हो रिएक्टेंट साइड में? क्योंकि 12 NADPH चाहिए ग्लूकोज बनाने के लिए और 18 ATP। तो 12 NADPH जो चाहिए, तो एक NADPH बनाने में 1 H2O, तो 12 NADPH बनाने में 12 H2O। बस ये आंसर है उसका। सही है। ठीक है भाई, हाँ समझते जाना। तो इसलिए मैं बता रहा था ये रॉबर्ट हिल का काम। एक और चीज बच्चों, एक और चीज रॉबर्ट हिल ने काम किया था। क्या काम किया था वो सुनिए। रॉबर्ट हिल ने एक कंटेनर में वाटर रखा और H एक्सेप्टर रखा। वाटर रखा और हिल रिएजेंट H एक्सेप्टर। ठीक है। और वो जो क्लोरोप्लास्ट निकाले थे ना, वो भी रख दिए। आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट भी रख दिए। क्लोरोप्लास्ट जो निकाले थे वो रख दिया। पानी है, H एक्सेप्टर है, लाइट दे दी बच्चों। और सुनो खास बात, CO2 नहीं दिया था। CO2 फ्री मीडियम था। ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रूव करने वाले हैं कि ऑक्सीजन गैस वाटर से आती है। ठीक है, आ जाओ। क्या किया? एक कंटेनर में वाटर रखा है, H एक्सेप्टर रखा है और क्लोरोप्लास्ट रखा है। H एक्सेप्टर रखा है, वाटर रखा है ना? वाटर रखा है, H एक्सेप्टर रखा है, क्लोरोप्लास्ट रखा है, लाइट दे रखी है, CO2 नहीं दिया है। पता है क्या देखा इन्होंने? कि ऑक्सीजन निकल रहा है। अरे CO2 नहीं दिया भाई, फिर भी ऑक्सीजन निकल रहा है। CO2 नहीं दिया, फिर भी ऑक्सीजन निकल रहा है। अरे ऐसा क्या दे दिया मैंने जिससे ऑक्सीजन निकल सकता है? CO2 नहीं दिया है,
फिर ऐसा क्या दे दिया जिससे ऑक्सीजन निकल सकता है? वाटर। लो प्रूव हो गया कि ऑक्सीजन गैस वाटर से आती है। इन्होंने, मैं थ्योरी लिखूंगा, इन्होंने देखा कि लाइट, वाटर, एच एक्सेप्टर। भाई क्या हुआ होगा, सुनो सुनो क्या हुआ होगा। ये जो वाटर और एच एक्सेप्टर है, ये गए होंगे क्लोरोप्लास्ट में। याद है क्लोरोप्लास्ट में पानी तोड़ने वाला कॉम्प्लेक्स है। क्या बोल रहा हूं? क्लोरोप्लास्ट में पानी तोड़ने वाला कॉम्प्लेक्स है। उसने तोड़ा होगा, एच इसने ले लिया और ऑक्सीजन निकल गया। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पानी तोड़ने वाला कॉम्प्लेक्स है, पानी गया, पानी को तोड़ दिया, पानी तोड़ने वाले कॉम्प्लेक्स नहीं है कि नहीं, और एच एक्सेप्टर ने एच ले लिए पानी के और ऑक्सीजन रिलीज हो गई। CO2 नहीं दिया फिर भी ऑक्सीजन निकल रहा है। तो प्रूव हो गया ना कि ऑक्सीजन गैस कहां से आती है? वाटर से आती है। तो देखो इन्होंने जो किया उसको मैं लिख रहा हूं। ही फाउंड दैट in presence of light, water and H acceptor, लाइट, वाटर और H एक्सेप्टर की प्रेजेंस में आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट वर कैरिंग आउट फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, मतलब पानी को तोड़ रहे थे क्लोरोप्लास्ट, है ना, एंड वर रिलीजिंग ऑक्सीजन छोड़ रहे थे। कब छोड़ रहे थे भाई? इवन व्हेन नो CO2 was provided। अरे पानी तोड़ने वाले रिएक्शन को तभी तो हिल रिएक्शन कहते हैं। पानी तोड़ने वाले रिएक्शन को हिल रिएक्शन भी कहते हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर को। ठीक है, तो दिस एक्सपेरिमेंट ऑल्सो प्रूव दैट ऑक्सीजन बीइंग रिलीज्ड during photosynthesis come from H2O। ये लो भाई, इनके काम से हिल रिएजेंट, हाँ बच्चे, जो पानी से H ले ले उसे हिल रिएजेंट कहेंगे, पानी से जो H ले ले उसे हिल रिएजेंट कहेंगे, ताकि ऑक्सीजन निकल जाए। ठीक है ना। नेचुरल तो याद रखो विशाल, आर्टिफिशियल में पोटेशियम फेरिसाइनाइड और DCPIP याद कर लो, बस दो याद कर लो, DCPIP और पोटेशियम फेरिसाइनाइड। ठीक है, चलो तो बच्चों ये कहानियों का दौर खत्म होता है। अब मैं आपको एनसीईआरटी का अगला टॉपिक ला रहा हूं, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। ये टॉपिक लेकर आता हूं। इस टॉपिक के अंदर बच्चों एनसीईआरटी ने लगभग पूरी समरी, पूरा ओवरव्यू दिया है चैप्टर का, तो मैं भी वही करने वाला हूं। आ जाओ समझ बढ़ाते हैं थोड़ा। तो एनसीईआरटी ने हेडिंग डाली है, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। तो ये तो सबको पता है कि ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट, है कि नहीं, ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट। लेकिन एनसीईआरटी लिखती है बच्चों कि फोटोसिंथेसिस ग्रीन लीव ऑफ प्लांट में तो होती है, लेकिन प्लांट के दूसरे ग्रीन पार्ट में भी होता है। फिर एनसीईआरटी ने सवाल पूछा, क्या आप बता सकते हो वो अदर ग्रीन पार्ट क्या है? तो फूलों का, फ्लावर का जो सेपल होता है ना ग्रीन कलर का, फ्लावर का जो सेपल होता है ग्रीन कलर का, वहां हो जाएगी। वो जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनकी स्टेम ग्रीन होती है, हर्बेसियस स्टेम। छोटे छोटे पौधे होते हैं उनकी स्टेम ग्रीन होती है, वहां भी फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। कच्चे फ्रूट जो हरे हैं, ग्रीन टमाटो, ग्रीन चिली, इनमें भी फोटोसिंथेसिस होगा। सही है, तो मैं लिख देता हूं साथ में कहां कहां होगा। एनसीईआरटी के सवाल का जवाब दे देता हूं, कहां होगा भाई?
फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट। एक तो यहां होगा, यहां तो होना ही है। एंड ऑल्सो, और कहां होगा? ऑल्सो इन अदर, एंड ऑल्सो इन अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, दूसरे ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में भी होगा। लाइक फ्लावर का जो सेपल है वहां हर्बेसियस स्टेम, हर्बेसियस स्टेम बोलो या ग्रीन स्टेम बोलो, छोटे छोटे पौधे की जो स्टेम है वहां होगा। और अनराइपेंड ग्रीन फ्रूट, कच्चे फ्रूट जो हरे हैं, अनराइपेंड ग्रीन फ्रूट लाइक ग्रीन टमाटो, ग्रीन चिली, यहां भी होगा। ठीक है जी, तो कहां कहां होगा? एनसीईआरटी के उस सवाल का जवाब मैंने दे दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूं। एनसीईआरटी की एक एक लाइन, कोई लाइन नहीं छूटेगी। देखो भाई, क्लोरोप्लास्ट सबसे ज्यादा कहां होगा? मीजोफिल सेल में। भाई पत्तियों में जो सेल है मेन, वो कौन सी है? मीजोफिल सेल। तो क्लोरोप्लास्ट सबसे ज्यादा कहां होंगे? मीजोफिल सेल। इनमें ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, लेकिन सुनो बच्चों, क्लोरोप्लास्ट बड़े समझदार होते हैं। उन्हें पता है कि अगर हम पे लाइट ज्यादा पड़ गई ना तो क्लोरोफिल डैमेज हो जाएगा, फोटो ऑक्सीडेशन, क्लोरोफिल डैमेज हो जाएगा। फोटो मतलब लाइट, ऑक्सीडाइज मतलब डैमेज हो जाना। अगर क्लोरोप्लास्ट पर लाइट ज्यादा पड़ गई तो उनके अंदर जो क्लोरोफिल है वो डैमेज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसलिए क्लोरोप्लास्ट बहुत समझदार है, ये अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं टू गेट ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ऑप्टिमम क्वांटिटी मतलब ना कम ना ज्यादा, जितना चाहिए उतना, जितनी लाइट चाहिए उसके हिसाब से क्लोरोप्लास्ट अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं। कैसी कैसी पोजीशन बदलते हैं वो हम देखने वाले हैं। सही है, तो मैं बोल रहा हूं मीजोफिल सेल्स हैव लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। मीजोफिल सेल में होते हैं लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, लेकिन मैंने बोला क्लोरोप्लास्ट अपनी जगह बदलते रहते हैं। उसको लिख रहा हूं मैं, देखो एनसीईआरटी की लाइन ही लिख रहा हूं। क्लोरोप्लास्ट गेट अलाइंड, अलाइंड मतलब बच्चों अरेंज हो जाना, व्यवस्थित हो जाना। गेट अलाइंड कहां अरेंज हो जाते हैं? अलोंग द वॉल ऑफ मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल की सेल वॉल के चारों तरफ अलाइन हो जाते हैं। किस लिए सेल वॉल के दाएं बाएं अलाइन हो जाते हैं? सो एज टू रिसीव, कितनी लाइट? सो एज टू रिसीव ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ताकि ऑप्टिमम क्वांटिटी में इंसिडेंट लाइट मिलती रहे। इंसिडेंट लाइट ऑप्टिमम मिले, ना कम ना ज्यादा, जितनी चाहिए उतनी मिलती रहे। इसलिए अपनी पोजीशन बदल लेते हैं। सर पोजीशन बदलना मतलब क्या? बच्चों इसके लिए मैं आपको एक टॉपिक लेके समझा रहा हूं, अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अलाइनमेंट मतलब अरेंजमेंट, व्यवस्था। क्लोरोप्लास्ट कैसे व्यवस्थित होते हैं, गौर करिएगा बच्चों। ये आपको सब कुछ एनसीईआरटी ने, ध्यान देना, यहां पर एनसीईआरटी ने सवाल पूछे हैं, उनके जवाब इसी से आएगा जो ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं। आ जाओ देखते हैं। मान लो बच्चों ये है मीजोफिल सेल, ये मीजोफिल सेल है, ठीक है। इसी तरह यहां भी बना लेता हूं, 2-3 बना लूं। मान लो ये है मीजोफिल सेल, एक ये और बना लेता हूं, ये रहा मीजोफिल सेल। तो बच्चों ये है मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल। अब समझो मेरी बात को। मान लो लाइट इंटेंसिटी बच्चों बहुत ज्यादा है। हाई लाइट इंटेंसिटी का मतलब समझते हो? पर यूनिट एरिया ज्यादा लाइट रेज पड़ना, पर यूनिट एरिया ज्यादा लाइट रेज पड़ना। तो देखो मान लो पर यूनिट एरिया खूब लाइट रेज पड़े, कुल मिला के खूब लाइट आ रही है, हाई लाइट इंटेंसिटी, ढेर सारी लाइट रेज आ रही है गिवन एरिया में। तो और अगर क्लोरोप्लास्ट ऐसे लगे रह गए तो सारी लाइट किस पर पड़ेगी? क्लोरोप्लास्ट पर। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर का क्लोरोफिल डैमेज नहीं हो जाएगा?
इसलिए जब देखा क्लोरोप्लास्ट ने कि भाई बहुत ज्यादा लाइट आ रही है, तो क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, यहां से भाग जाएगा और कहां अरेंज हो जाएगा, पैरेलल टू इंसिडेंट लाइट। वॉल के अलोंग ही अरेंज हुआ है, वॉल के अलोंग ही अरेंज हुआ है, वॉल के साइड में ही है, लेकिन पैरेलल टू इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट से पैरेलल, या बोलो पैरेलल टू लेटरल वॉल। कैसे अरेंज है, पैरेलल टू लेटरल वॉल या पैरेलल टू इंसिडेंट लाइट। सर इससे क्या फायदा होगा? बच्चों इससे फायदा आपको नहीं दिख रहा है, ध्यान देना, ध्यान, मेरी उंगलियों की तरफ ध्यान देना, कि आपको नहीं लग रहा है कि ये दो लाइट रे क्लोरोप्लास्ट पर पड़ेंगी, ये दो लाइट रे क्लोरोप्लास्ट पर पड़ेंगी, बाकी आई और गई। तो क्लोरोप्लास्ट पर पड़ने वाली लाइट रेज उतनी ही हुई ना जितनी चाहिए थी, सही है। तो क्लोरोप्लास्ट कैसे अरेंज हुआ बच्चों? क्लोरोप्लास्ट अरेंज हो गया पैरेलल टू इंसिडेंट लाइट या लेटरल वॉल, पैरेलल टू इंसिडेंट लाइट या लेटरल वॉल। और क्लोरोप्लास्ट के इस अरेंजमेंट को बच्चों कहते हैं पैरास्ट्रॉफी। क्या बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट की इस अरेंजमेंट को? पैरास्ट्रॉफी। ठीक। अब मान लो बच्चों लाइट इंटेंसिटी लो है, मतलब लाइट कम आ रही है, लाइट कम आ रही है। अब क्या किया जाए? लाइट कम आ रही है बच्चों, मतलब इतनी लाइट आ रही है। अब अगर क्लोरोप्लास्ट यहां कोने में बैठे रहेंगे तो उतनी लाइट रेज मिलेगी ही नहीं जिससे वो अच्छे से फोटोसिंथेसिस करें। तो जब लाइट कम आए तो क्लोरोप्लास्ट अपनी पोजीशन फिर से बदलेंगे। कहां लग जाएंगे? परपेंडिकुलर टू, अलोंग द वॉल लगे बच्चों, अलोंग द वॉल, वॉल के साइड में ही लगा है, लेकिन परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट लाइट, ताकि जितनी लाइट है सब पड़ जाए इस पर, ताकि फोटोसिंथेसिस उतना हो सके जितना चाहिए। तो लो लाइट इंटेंसिटी पर क्लोरोप्लास्ट कैसे अरेंज हो जाते हैं? परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट लाइट, परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट लाइट। एंड दिस, और क्लोरोप्लास्ट के इस अरेंजमेंट को बच्चों कहते हैं एपिस्ट्रॉफी। क्या बोलते हैं? एपिस्ट्रॉफी। सही है, एपिस्ट्रॉफी कहते हैं। ठीक। अच्छा, अब बच्चों मान लो लाइट इंटेंसिटी ना कम है ना ज्यादा है, मीडियम है, मॉडरेट है, या बोलो मीडियम है। जब मॉडरेट लाइट इंटेंसिटी होगी ना, मॉडरेट मीडियम होगी, मतलब ना कम लाइट पड़ रही है ना ज्यादा पड़ रही है, तो क्या होगा? तो क्लोरोप्लास्ट बच्चों रैंडमली अरेंज हो जाएंगे, रैंडमली पूरे क्लोरोप्लास्ट में ऐसे अरेंज हो जाएंगे, रैंडम। तो रैंडमली अरेंज हो गए। और क्लोरोप्लास्ट के इस अरेंजमेंट को, क्लोरोप्लास्ट के इस अरेंजमेंट को हम कहेंगे, क्या कहेंगे भाई? एपोस्ट्रॉफी। क्या बोलेंगे? एपोस्ट्रॉफी। ये ऐसे, ठीक है। अच्छा सर, एनसीईआरटी में तो ये है नहीं, क्यों पढ़ाया? इसलिए पढ़ाया क्योंकि वहां पर दो सवाल दिए हैं। एक सवाल दिया है कि क्लोरोप्लास्ट कब पैरेलल टू लेटरल वॉल अरेंज होंगे, तो पैरेलल टू लेटरल वॉल कब अरेंज होंगे, उस सवाल का जवाब है हाई लाइट इंटेंसिटी। एक और सवाल पूछा है परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट लाइट कब अरेंज होंगे, तो परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट लाइट कब अरेंज होंगे? लो लाइट इंटेंसिटी। तो इन दोनों सवाल के जवाब के लिए मुझे यह पढ़ाना पड़ा। ठीक है भाई? हाँ बिल्कुल, क्लोरोप्लास्ट पोजीशन बदलता रहता है। ठीक है बच्चों, तो ये है क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट। ठीक। अच्छा बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं उसी टॉपिक को, टॉपिक वही चल रहा है। अब एनसीईआरटी ने क्या किया है, एक डायग्राम बनाया है क्लोरोप्लास्ट का। तो मैं बच्चों क्लोरोप्लास्ट का एक डायग्राम बना रहा हूं और सारी चीजें दिखाता हूं। वैसे सेल बायो में क्लोरोप्लास्ट पढ़ते हो, यहां उतना क्लोरोप्लास्ट पढ़ाऊंगा जितना आपको इस चैप्टर के लिए चाहिए। फिर आगे बढ़ेंगे, अभी पूरा ये पैराग्राफ खत्म करना है हमें। ठीक है, तो चलो देखते हैं बच्चों, मैं एक क्लोरोप्लास्ट बना रहा हूं।
क्लोरोप्लास्ट बना रहा हूं। ये देखो, क्लोरोप्लास्ट में बच्चों आप सबको पता है 2 मेम्ब्रेन होती है ना, 2 मेम्ब्रेन होती है। और ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है ना बच्चों, इसमें कुछ चैनल होते हैं यार। ये चैनल जो होते हैं ना, जिससे तरह तरह की चीजें आ जा सकती है, इन चैनल को बच्चों कहते हैं पोरिन्स। ये चैनल क्या कहलाते हैं? पोरिन्स। ये एक सेकंड, ये क्लोरोप्लास्ट का बच्चों आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ना बच्चों, इसमें पोरिन है, तो ज्यादा तरह की चीजें आ जा सकती है। तो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट मोर परमिएबल है। किसके कारण? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोरिन्स। पोरिन्स के कारण आउटर मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल। पोरिन्स के कारण आउटर मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल। ठीक है। इनर मेम्ब्रेन में पोरिन नहीं है बच्चों, इसलिए कम तरह की चीजें आ जा सकती है। तो इनर मेम्ब्रेन जो है वो लेस परमिएबल है। इनर मेम्ब्रेन जो है वो लेस परमिएबल है, इससे कम तरह की चीजें आ जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि पोरिन्स एब्सेंट है इसमें। इसमें वो चैनल नहीं है जो आउटर मेम्ब्रेन में है। और दोनों मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस है बच्चों, उसे कहते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। दोनों मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस है उसे क्या बोलते हैं? पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। सही है? एक सेकंड। ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है बच्चों। अच्छा देखो बच्चों, इसके बाद बारी आती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लिक्विड भरा पड़ा है, फ्लूइड पार्ट जो है वो क्या है? यहां स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है ना, इस लिक्विड पार्ट को क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। नहीं, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की भी ऊपर वाली मेम्ब्रेन में होता है, दोनों जगह पोरिन्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अंदर का जो कंटेंट है बच्चों, इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। अब बच्चों आज तक आपने पढ़ा है जो एक चीज बताने जा रहा हूं, आप में से कईयों को नहीं पता होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेकॉइड होते हैं भाई। लेकिन वो थाइलेकॉइड जादू से आ गए क्या? कहां से आए? तो सुनिए मेरी बात। ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना बच्चों, ये अंदर की तरफ इनफोल्ड होती रहती है, अंदर की तरफ इनफोल्ड होती रहती है और टूट कर गिर जाती है। टूट के गिराओ जरा इसे। तो टूट कर जब गिराया तो ये ऐसा है। अरे यही तो थाइलेकॉइड है भाई। इनर मेम्ब्रेन इनफोल्ड होती रहती है और टूट टूट कर गिरती रहती है। इन्हीं को क्या बोलते हैं? थाइलेकॉइड। सही है। और सर ऐसे में तो इनर मेम्ब्रेन छोटी हो जाएगी। रीजनरेट होता रहता है भाई, रीजनरेट होता रहता है, तो छोटी नहीं होगी। तो क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्ड होकर एक के ऊपर एक गिरती जा रही है। और देखो थाइलेकॉइड एक के ऊपर एक, जैसे सिक्के का वो होता ना बंच, वैसे अरेंज हो गए। तो बच्चों ये बन गया, क्या बन गया भाई? ये बन गया ग्रेनम। ग्रेना नहीं, ग्रेनम। सिंगुलर है ग्रेनम, प्लूरल है ग्रेना। सिंगुलर है ग्रेनम, प्लूरल है ग्रेना। तो ये ग्रेनम है। और बच्चों जो थाइलेकॉइड ग्रेनम का हिस्सा है, एक थाइलेकॉइड जो ग्रेनम का एक थाइलेकॉइड ग्रेनम का हिस्सा है, इन्हें बोलो ग्रेनल थाइलेकॉइड। क्या बोलो? ग्रेनल थाइलेकॉइड, या बोलो इंट्रा ग्रेनल थाइलेकॉइड। इंट्रा ग्रेनल थाइलेकॉइड। जो थाइलेकॉइड बच्चों ग्रेनम का हिस्सा है, उन्हें क्या बोलोगे? ग्रेनल थाइलेकॉइड या इंट्राग्रेनल थाइलेकॉइड। सही है। अच्छा, तो एक ग्रेनम थोड़ी ना है भाई, कई ग्रेनम है, तो बना दो कई ग्रेनम। मान लो एक ग्रेनम ये रहा, एक ग्रेनम ये रहा। बच्चों ये जो ग्रेनम है ये आपस में जुड़े हुए हैं। ये ग्रेनम जो है आपस में मान लो जुड़े हैं, ये ऐसे, ये ऐसे।
तो बच्चों ये जो दो ग्रेनम को जोड़ने वाले हैं, इनको बच्चों कहते हैं, दो ग्रेनम के बीच है ना, तो बोलो इंटर ग्रेनल थैलेकॉइड। क्या? इंटरग्रेनल थैलेकॉइड, या बोलो स्ट्रोमल थैलेकॉइड। इंटरग्रेनल थैलेकॉइड बोलो या स्ट्रोमल थैलेकॉइड बोलो, या इन्हीं को कहते हैं बच्चों स्ट्रोमा लैमिली। थैलेकॉइड बोलो या लैमिली, एक ही बात है। या इन्हीं को कहते हैं फ्रेट चैनल्स, इन्हीं को बोलते हैं फ्रेट चैनल्स। ग्रेना क्या है? ग्रेना प्लूरल है, सारे ग्रेनम को मिलाकर ग्रेना बोल दो। सारे ग्रेनम को, एक ग्रेनम, दो ग्रेनम, तीन ग्रेनम, सारे को मिलाकर क्या बोलोगे? ग्रेना। अच्छा ठीक है, तो देखो बच्चों, जो थैलेकॉइड ग्रेनम, थैलेकॉइड्स के ग्रुप को क्या बोला? ग्रेनम। और जो थैलेकॉइड ग्रेनम का हिस्सा है उन्हें क्या बोलना है? ग्रेनल थैलेकॉइड या इंटरग्रेनल थैलेकॉइड। और जो दो ग्रेनम को जोड़ रहे हैं थैलेकॉइड, उन्हें क्या बोलोगे? इंटरग्रेनल थैलेकॉइड, स्ट्रोमल थैलेकॉइड या स्ट्रोमा लैमिली या फ्रेट चैनल। अरे भाई, लाइट रिएक्शन यही थैलेकॉइड ही तो करेंगे दोनों, लाइट रिएक्शन ये थैलेकॉइड ही तो करेंगे, और डार्क रिएक्शन करेगा स्ट्रोमा। ठीक। अच्छा बच्चों, और क्या होता है भाई क्लोरोप्लास्ट में? बच्चों क्लोरोप्लास्ट में और क्या होता है तो मैं बताऊंगा कि सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होता है ना। और क्या होता है? स्टार्च ग्रेन्स होते हैं। क्या है ये? स्टार्च ग्रेन। ठीक है, स्टार्च ग्रेन होते हैं। और क्या होता है? ऐसे छोटे छोटे डॉट बना रहा हूं, ये राइबोसोम है। ये क्या है? राइबोसोम है, जो प्रोटीन बनाते हैं। और कुछ बड़े बड़े बबल बना रहा हूं, ये क्या है? ये लिपिड ड्रॉपलेट्स है। क्या है ये? लिपिड ड्रॉपलेट्स है। इन्हें सेल बायो में जब पढ़ोगे तो इन लिपिड ड्रॉपलेट को एक नाम और दोगे, प्लास्टो ग्लोब्यूल्स। सारा एनसीईआरटी है। फैट ड्रॉपलेट्स जो हैं, लिपिड ड्रॉपलेट जो हैं, इनको सेल बायो में क्या बोलोगे आप? प्लास्टोग्लोब्यूल्स। तो ये है बच्चों क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। ठीक। अब आगे सुनो बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात को। एनसीईआरटी क्या कहती है? क्लोरोप्लास्ट में ना, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट को दो हिस्से में बांट दो। हाँ, राइबोसोम 70S है, बिल्कुल 70S है, प्रोकैरियोट जैसा। माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70S है। अब समझो बच्चों, एनसीईआरटी कहती है क्लोरोप्लास्ट को दो हिस्से में बांटो, एक लिक्विड पार्ट स्ट्रोमा, और ये जो मेम्ब्रेन सा जाल नहीं बिछा है, कौन सा? अरे यही ग्रेना और स्ट्रोमल थैलेकॉइड, ग्रेना और स्ट्रोमल थैलेकॉइड, इनको बोल दो मेम्ब्रेनस सिस्टम। ये जो थैलेकॉइड्स है, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, इन पूरे को क्या बोल दो? मेम्ब्रेनस सिस्टम। क्योंकि मेम्ब्रेन ही तो है, वो मेम्ब्रेन से आए, इनर मेम्ब्रेन से, इन्हें बोल दो मेम्ब्रेनस सिस्टम। और लिक्विड पार्ट को स्ट्रोमा। तो देखो ना, अगली स्लाइड में मैं यही कर रहा हूं, क्लोरोप्लास्ट को बांट रहा हूं दो हिस्से में। एक तो मेम्ब्रेनस सिस्टम, मेम्ब्रेनस सिस्टम जिसमें कौन कौन है? ग्रेना है, ग्रेना, और स्ट्रोमल थैलेकॉइड भी तो है, स्ट्रोमा लैमिली। मेम्ब्रेनस सिस्टम में ये दोनों आ जाएंगे, ग्रेना और स्ट्रोमा लैमिली। और वो जो लिक्विड पार्ट है उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। ये ऐसे। क्लोरोप्लास्ट भी मॉडिफाइड प्रोकैरियोटिक सेल है, पता है? मॉडिफाइड ब्लू ग्रीन एल्गी है ये। अच्छा बच्चों, तो क्लोरोप्लास्ट में बच्चों एक हिस्सा तो थैलेकॉइड्स वाला हो गया। अरे वही ग्रेनल थैलेकॉइड, स्ट्रोमल थैलेकॉइड, उसे क्या बोल दिया? मेम्ब्रेनस सिस्टम। लिक्विड पार्ट को क्या बोल दिया? स्ट्रोमा। अब सुनो बच्चों, देखो एनसीईआरटी कहती है देयर इज क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर इन क्लोरोप्लास्ट। क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर है क्लोरोप्लास्ट, मतलब मिलजुल कर काम करना। पता है ये जितने भी थैलेकॉइड हैं,
ये कहते हैं कि हम लाइट रिएक्शन करा देंगे। ये जो थायलकॉइड है कह देते हैं कि हम लाइट रिएक्शन करा देंगे, और स्ट्रोमा बोलता है मैं डार्क रिएक्शन करा दूं। हो गया ना मिलजुल कर। थायलकॉइड्स ने क्या बोला, हम लाइट रिएक्शन कराएंगे। स्ट्रोमा ने क्या बोला, डार्क रिएक्शन। तो मिलजुल कर काम हो रहा है ना, तो डिवीजन ऑफ लेबर हुआ। सुनिए मेरी बात, ये जितने थायलकॉइड है बच्चों, इनके पास पिगमेंट्स है। क्या पिगमेंट है? तो ये लोग क्या करेंगे, लाइट एनर्जी को ट्रैप करेंगे। ये जितने भी थायलकॉइड हैं लाइट एनर्जी को ट्रैप करेंगे, और क्या करेंगे, उस लाइट एनर्जी की मदद से एटीपी और एनएडीपीएच बना देंगे। लाइट एनर्जी को ये लोग ट्रैप करेंगे और उससे एटीपी एनएडीपीएच बना देंगे। अरे यही तो लाइट रिएक्शन है भाई, यही तो लाइट रिएक्शन है। तो एनसीईआरटी कहती है कि जो मेम्ब्रेनस सिस्टम है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, क्या करता है मेम्ब्रेनस सिस्टम, ट्रैप करता है लाइट एनर्जी। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी, और क्या करता है, एज वेल एज फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी और एनएडीपीएच। और क्या करता है, एटीपी बनाता है और एनएडीपीएच H+ बनाता है। बच्चों लाइट एनर्जी ट्रैप करना, इससे एटीपी एनएडीपीएच H+ बनाना, इसी को तो कहते हैं लाइट रिएक्शन। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, लाइट रिएक्शन, या कहते हैं फोटो केमिकल रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहते हैं या फोटो केमिकल रिएक्शन कहते हैं। सही है। तो थायलकॉइड्स लोगों ने क्या किया, लाइट एनर्जी ट्रैप की और उससे एटीपी एनएडीपीएच बना देंगे, इसी को कहते हैं लाइट रिएक्शन। सही है बच्चों। स्ट्रोमा क्या करेगा, स्ट्रोमा में तरह तरह की एंजाइम है, जिनमें से एक एंजाइम बड़ी फेमस है, आप भी जानते होंगे, रुबिस्को। अरे जानते हो नहीं जानते रुबिस्को? बोलो भाई रुबिस्को के बारे में। 11वीं तो सबने पढ़ रखी है। कहां गए सब? क्या बोल रहा हूं, रुबिस्को के बारे में सब जानते हैं ना? ठीक है। तो बच्चों मैं ये बोल रहा हूं, तरह तरह की एंजाइम होती, पढ़ेंगे रुबिस्को भी पढ़ेंगे बच्चों। रुबिस्को एक एंजाइम है जो मेन काम करती है ग्लूकोज बनाने का। क्या मेन काम करती है, ग्लूकोज बनाने का, पढ़ेंगे आगे। अभी तो सिर्फ आप ये समझो कि स्ट्रोमा में तरह तरह की एंजाइम है, तरह तरह की एंजाइम है। तो रुबिस्को क्या करता है बच्चों, ये रुबिस्को छोड़ो, स्ट्रोमा में जो एंजाइम्स हैं ये क्या करती है, स्ट्रोमा में जो एंजाइम्स हैं वो CO2 को रिड्यूस करते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बोला मैंने कि स्ट्रोमा में जो एंजाइम्स हैं ये रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करके CO2 को रिड्यूस करके शुगर बना देंगे। लेकिन इसके लिए पता है ये क्या यूज करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बोला था 12 NADPH और 18 ATP। अरे मतलब ATP NADPH यूज करेंगे, बोले तो प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। स्ट्रोमा में जो एंजाइम्स हैं वो रिएक्शन करके CO2 को रिड्यूस करके क्या बनाएंगी, शुगर, बाय यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। सही है। अरे बच्चों इसी को तो डार्क रिएक्शन कहते हैं। तो देखो एनसीईआरटी क्या लिखती है, विद इन स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस, एंजाइमेटिक रिएक्शंस रिड्यूस, एंजाइम्स रिएक्शन करेंगे और रिड्यूस करेंगे CO2 को और बना देंगे शुगर। लेकिन इसके लिए ये क्या यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। इसके लिए ये क्या यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, बोले तो ATP और NADPH। इसी का यूज करके CO2 से क्या बनाया जाएगा, शुगर,
बच्चों इसी को कहते हैं डार्क रिएक्शन। ये ओवरव्यू पढ़ रहे हो आप चैप्टर का, ये ना सोचना कि कुछ भी हो रहा है। इसी को कहते हैं बच्चों डार्क रिएक्शन या कार्बन रिएक्शन। हाँ ठीक है रमेश। तो देखो, क्या अब मैं खुलकर लिखूं कि देयर इज क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर, देयर इज क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर इन क्लोरोप्लास्ट। हिंदी में श्रम का विभाजन, मतलब मिलजुल कर काम हो रहा है यार। ये मेम्ब्रेन वाला हिस्सा, थाइलेकॉइड वाले क्या कर रहे हैं, लाइट रिएक्शन। स्ट्रोमा क्या कर रहा है, डार्क रिएक्शन। मिलजुल कर काम हो रहा है। तो देखो एक बार दोबारा, इन लोगों ने, थाइलेकॉइड्स लोगों ने क्या किया, लाइट एनर्जी ली, उससे एटीपी एनएडीपीएच बना दिया। इसे कहते हैं लाइट रिएक्शन। स्ट्रोमा में जो एंजाइम्स हैं उन्होंने CO2 को रिड्यूस करके शुगर बना दिया, ग्लूकोज बना दिया। लेकिन उसके लिए क्या यूज किया इन लोगों ने, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, एटीपी और एनएडीपीएच। मैं अब कुछ लाइन बोलना चाह रहा हूं, संभालना। क्या मैं ये बोल सकता हूं बच्चों, आपने गौर किया लाइट रिएक्शन में पहले लाइट एब्सॉर्ब करी गई, तो बोलो लाइट रिएक्शन डायरेक्टली ड्रिवन बाय लाइट है। लाइट रिएक्शन को डायरेक्टली कौन चलाता है, लाइट। लेकिन डार्क रिएक्शन में लाइट नहीं लगी बच्चों, तो बोलूं डार्क रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली लाइट पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन पर डिपेंडेंट है। लाइट रिएक्शन डायरेक्टली लाइट से चलता है, डार्क रिएक्शन लाइट से डायरेक्टली नहीं चलता, बल्कि प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन से चलता है। समझ रहे हैं? तो क्या बोलूं बच्चों कि लाइट रिएक्शन आर डायरेक्टली ड्रिवन बाय लाइट। लाइट रिएक्शन को डायरेक्टली लाइट चलाता है। लाइट रिएक्शन आर डायरेक्टली ड्रिवन बाय लाइट, बट डार्क लाइट रिएक्शन आर डायरेक्टली ड्रिवन बाय लाइट, बट डार्क रिएक्शन आर नॉट डायरेक्टली ड्रिवन बाय लाइट। डार्क रिएक्शन को डायरेक्टली लाइट नहीं चलाता। डार्क रिएक्शन आर नॉट डायरेक्टली ड्रिवन बाय लाइट। तो फिर कौन चलाता है, बट आर डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, बट आर डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन चलाता है डार्क रिएक्शन को, बोले तो एटीपी और NADPH H+। सही है। अब सुनो बच्चों, ध्यान से सुन लो। एनसीईआरटी की आखिरी 2-3 लाइन पर जा रहा हूं इस टॉपिक की। लाइट रिएक्शन डायरेक्टली लाइट से चलता है, डार्क रिएक्शन डायरेक्टली लाइट से नहीं चलता, बल्कि प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन से चलता है। पता है इंग्लिश में एनसीईआरटी क्या कहती है? डार्क रिएक्शन मतलब डायरेक्टली लाइट से नहीं चलता, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन से चलता है। तो एनसीईआरटी कहती है आखिरी की 2-3 लाइन में, दिस मस्ट नॉट बी कॉन्स्ट्रूड। कॉन्स्ट्रूड मतलब कंक्लूडेड। हिंदी में बोलूं, यह निष्कर्ष नहीं निकालना है कि डार्क रिएक्शन डार्क में होता है। यह रिजल्ट नहीं निकालना है कि नाम डार्क रिएक्शन मतलब डार्क में होता है। बिल्कुल नहीं होता डार्क में। और यह भी मतलब नहीं निकालना है कि लाइट से कोई लेना ही देना नहीं है। ओ भाई सुनो मेरी बात क्लियर कट। लाइट होगा तब ना लाइट रिएक्शन चलेगा। जब लाइट होगा तब ना लाइट रिएक्शन चलेगा, तब ना प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन बनेगा, तब ना उससे डार्क रिएक्शन होगा। समझ रहे हो? अगर लाइट ही नहीं होगा तो लाइट रिएक्शन ही नहीं होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ही नहीं बनेगा, तो डार्क कैसे चलाओगे? तो डार्क रिएक्शन का मतलब डार्क में होता है ये मतलब नहीं है। ये एक मिसनॉमर है। मिसनॉमर है मतलब गलत शब्द है। डार्क रिएक्शन से लोग क्या मतलब निकाल लेते हैं कि अंधेरे में होता होगा। वो अंधेरे में नहीं होता, सब लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है।
बोला ना, लाइट होगा तो लाइट रिएक्शन होगा, और लाइट रिएक्शन होगा उसी से प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन बनेगा, उसी से डार्क रिएक्शन चलना है। तो डार्क रिएक्शन डार्क में नहीं होता, सब दिन में ही होगा लाइट की प्रेजेंस में। तो सर फिर डार्क रिएक्शन नाम क्यों दिया? डार्क रिएक्शन नाम क्यों दिया? अरे भाई अब नया नाम सुझाओ, मैं लाइन बोलता हूं फिर मुझे नया नाम सुझाओ, फिर सोचते हैं क्या करना है। सुनो, जो डायरेक्टली लाइट से चले, जो डायरेक्टली लाइट से चले उसे क्या बोलते हैं? लाइट रिएक्शन। जो डायरेक्टली लाइट से चले वो जो डायरेक्टली लाइट से चले वो लाइट रिएक्शन, और जो डायरेक्टली लाइट से ना चले तो लाइट का उल्टा ही तो बोलोगे। तो इस रेस्पेक्ट में डार्क रिएक्शन नाम है, इसलिए नाम नहीं कि अंधेरे में होता है। जो डायरेक्टली लाइट से चले वो लाइट रिएक्शन, जो डायरेक्टली लाइट से ना चले लाइट का उल्टा डार्क रिएक्शन, इसलिए नाम है। ठीक है जी, ठीक। बच्चों एनसीईआरटी में जितना दिया है इस टॉपिक में बता चुका हूं मैं, तो ध्यान रखना, लाइट रिएक्शन हो या डार्क रिएक्शन दोनों कहां होंगे? लाइट की प्रेजेंस में। एक ओवरव्यू एनसीईआरटी के हिसाब से बता दिया मैंने, मॉड्यूल में एक डायग्राम बनाया उसको बना के दिखाता हूं, उसमें आपको थोड़ा और समझ में आएगा फोटोसिंथेसिस का ओवरव्यू। आ जाओ देखते हैं। बच्चों देखो, मान लो ये बच्चों क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में बच्चों ये ग्रेनम है, ये क्या है? ग्रेनम है। ग्रेनम जैसा फील आ जाए इसलिए मैं थोड़ा डिजाइन डाल देता हूं। ये लो, ये ग्रेनम है बच्चों, ये फ्लूइड पार्ट है, स्ट्रोमा है ये, है ना। तो समझिएगा बच्चों, आप सबको पता है ग्रेनम का काम होता है लाइट रिएक्शन कराना। ग्रेनम का काम क्या होता है? लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन में करते क्या हो बच्चों? पानी को तोड़ते हो, पानी के एच निकालते हो ना, तो क्या करते हो? पानी का कराते हो ऑक्सीडेशन। ग्रेनम में लाइट रिएक्शन होता है, पानी का ऑक्सीडेशन कराते हो, पानी के एच हटा रहे हो तो ऑक्सीडेशन कराते हो। तो करते कैसे हैं देखो जरा भाई, सिंपल सी बात है। पानी लो, पानी प्लांट में है, कहीं और से नहीं ला रहे हो, प्लांट में पानी है। सनलाइट की एनर्जी ली गई, बोला तो सनलाइट ट्रैप की गई, सनलाइट की एनर्जी से पानी को तोड़ा गया बच्चों। तो पानी को तोड़ोगे तो क्या निकलेगा? ऑक्सीजन निकलेगा, H+ निकलेगा और इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ओ ध्यान से, मैं रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहा हूं कि सर 2H+ लिखो, 2 इलेक्ट्रॉन लिखो, ½ लिखो, और भाई दिन भर होना है ये। तो अभी सिर्फ इतना, ग्रेनम लाइट रिएक्शन में क्या करता है? सनलाइट की एनर्जी लेकर पानी को तोड़ता है, H+ निकला, इलेक्ट्रॉन निकला और ऑक्सीजन। अच्छा, अब स्ट्रोमा में बच्चों पहले से होते हैं NADP+ और ADP+PI, ये पहले से स्ट्रोमा में। तो बच्चों NADP+ क्या करेगा? इन H+ और इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो याद है NADP+ 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर बन जाता है NADPH+। पानी के तोड़ने से जो H+ इलेक्ट्रॉन निकले, NADP+ ने ले लिया, NADPH बन जाएगा। और बच्चों जो एनर्जी निकलती है ना, वो ADP-PI ले लेता है, तो बन जाता है ATP। जो एनर्जी निकलती है लाइट रिएक्शन में, वो किसको दे देते? ADP-PI को। क्या बन गया? ATP। यही तो है लाइट रिएक्शन। इतना सा पढ़ने में मुझे 2 लेक्चर लगेंगे, इतना पढ़ाने में, जितना भी फट से बता दिया। 2 लेक्चर लूंगा पूरा समझाने में इसको, समझे? सनलाइट की एनर्जी से पानी को तोड़ा गया, ऑक्सीजन निकला, H+ इलेक्ट्रॉन NADP+ ने लिया, NADPH+ बन गया। जो एनर्जी निकली वो ADP-PI ने ले लिया, बन गया ATP। ठीक है, ये है बच्चों लाइट रिएक्शन। तो सुनिए, किसी ने पूछा प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन बताएं, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन बताएं, तो क्या बताओगे? ATP, NADPH और ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों। अब स्ट्रोमा, बच्चों स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन। तो सुनो, तो स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन।
अब ये डार्क रिएक्शन में क्या करते हैं बच्चों, CO2 का कराते हैं रिडक्शन। कैसे कराते हैं भाई, अरे केल्विन साइकिल से, और क्या कैसे कराते हैं पढ़ेंगे जो नहीं जानते हैं, केल्विन साइकिल से। तो एटमॉस्फियर से ले लिया जाता है CO2, एटमॉस्फियर से ले लिया जाता है CO2 और केल्विन साइकिल से CO2 को रिड्यूस करके शुगर बना देते हैं, अरे ग्लूकोज। फिर उसी ग्लूकोज से स्टार्च बनेगा और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे। स्टार्च बनेगा ग्लूकोज से और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड जरूरत के हिसाब से बनेगा। अभी तो अब फोकस इस पर करो, एटमॉस्फियर से CO2 लिया, CO2 को रिड्यूस करके शुगर बना दिया, यही तो होता है डार्क रिएक्शन। लेकिन बच्चों CO2 को रिड्यूस करने के लिए H चाहिए, CO2 को रिड्यूस करने के लिए H चाहिए। वो H कौन देगा बच्चों, NADPH। याद है इसके पास 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है, बोले तो 2H। जब H दे देगा तो ये वापस NADP प्लस ना बन गया, सही है। फिर ग्रेनम के पास जाएगा, बोलेगा मुझे 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दो, और लेकर फिर से NADPH बन जाएगा। मतलब दिन भर इसका यही काम है, इधर से H प्लस इलेक्ट्रॉन H लेते रहो और इधर लुटाते रहो। भाई एनर्जी भी चाहिए, ग्लूकोज बनाने के लिए एनर्जी भी चाहिए। वो एनर्जी कौन देगा, ATP। भाई जब एनर्जी देने बैठेगा तो टूट ना जाएगा ADP प्लस PI में, तो एनर्जी देगा जब, तो ये इसमें टूट गया। मतलब इसका दिन भर यही काम है, इधर से एनर्जी लो, ATP बन जाओ, एनर्जी दो, फिर टूट के वापस आ जाओ। मतलब इनका दिन भर यही काम है, इधर से आओ और इधर लुटाते रहो। बच्चों वो लाइन जस्टिफाई हो गई क्या, कि डार्क रिएक्शन को चलाता है लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट ATP NADPH, सही है ना भाई। ATP इधर एनर्जी दे रहा है, एनर्जी देकर वापस ADP प्लस PI में बदल जाएगा, फिर इधर से एनर्जी लेगा, फिर ATP के फॉर्म में यहां जाएगा, फिर एनर्जी देगा, फिर ADP PI में बदल जाएगा। इसका यही काम है, और इसका काम इधर से HH ले लेकर CO2 को देते रहो। तभी तो बोला था डार्क रिएक्शन इज ड्रिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, सही है। अब सवाल सुनो, सवाल आया बच्चों प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन बताएं, तो क्या बताओगे, ATP NADPH ऑक्सीजन, सही है। दूसरा क्वेश्चन आया प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन बताओ यूज्ड इन डार्क रिएक्शन, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन यूज्ड इन डार्क रिएक्शन, ये दोनों ATP NADPH है कि नहीं। तीसरा सवाल प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन बताओ नॉट यूज्ड इन डार्क रिएक्शन, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन नॉट यूज्ड इन डार्क रिएक्शन, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन नॉट यूज्ड इन डार्क रिएक्शन, तो O2 हो जाएगा। ओ भाई दिन की बात हो रही है, सब कुछ दिन में होता है, दिन में रिहान CO2 ही लेता है प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए। तो बच्चों ये जो 3 सवाल मैंने बोले ये मैं अगले पेज में लिख देता हूं, एज इट इज नीट में आ सकते हैं। पहला सवाल प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन के नाम बताएं, तो क्या बोलोगे, ATP NADPH प्लस और ऑक्सीजन, ठीक। दूसरा सवाल प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन बताएं, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन बताएं दैट आर यूज्ड इन डार्क रिएक्शन, दैट आर यूज्ड इन डार्क रिएक्शन, दैट आर यूज्ड इन डार्क रिएक्शन। O2 हटा दो, बाकी ATP और NADPH यूज होता है, ठीक है बच्चों। तीसरा क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन बताएं, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन बताएं दैट इज नॉट यूज्ड इन डार्क रिएक्शन, दैट इज नॉट यूज्ड इन डार्क रिएक्शन।
अब इसका आंसर क्या दोगे भाई? इसका आंसर दोगे O2। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, ठीक है बच्चों। सॉरी, आगे सुनिए बच्चों, अगला सवाल। सवाल क्या है, एक छोटा सा मुद्दा बताता हूं। देखो बच्चों, प्लांट करता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। प्लांट करता क्या है, एटमॉस्फेयर से लेता है CO2 फालतू का, जो किसी काम का नहीं है, और इसे बदल देता है ग्लूकोज में, है ना। इसके लिए किसकी मदद ली जाती है? ATP की, अभी तो बताया, और NADPH की। ATP या NADPH की मदद से CO2 से क्या बनाया जाता है बच्चों? ग्लूकोज, है ना। बच्चों, एक शब्द होता है एसिमिलेशन, हिंदी वालों के लिए स्वांगीकरण। एसिमिलेशन या स्वांगीकरण क्या होता है ये? इसका मतलब होता है बच्चों, CO2 बाहरी मटेरियल लो और उसे यूजफुल फॉर्म में बदल लो। कुछ बाहर से मटेरियल लो और उसे यूजफुल फॉर्म में बदलना, इसे क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। तो CO2 का एसिमिलेशन हो रहा है बच्चों। एसिमिलेशन का मतलब अगर जानना है तो मैं अलग से लिख देता हूं। टू टेक एक्सटर्नल मटीरियल, टू टेक एक्सटर्नल मटीरियल एंड convert it into and convert it into useful form। बाहर से कोई मटेरियल लिया जाए और उसे यूजफुल फॉर्म में बदला जाए, एसिमिलेशन कहते हैं बच्चों। इसमें मदद कौन कर रहा है? ATP NADPH। इसीलिए बच्चों ATP और NADPH दोनों को मिलाकर कहते हैं एसिमिलेटरी पावर। ATP NADPH को मिलाकर क्या बोलते हैं बच्चों? एसिमिलेटरी पावर। क्वेश्चन आता है एसिमिलेटरी पावर क्या है, तो एसिमिलेटरी पावर कहेंगे किसे? ATP और NADPH H प्लस दोनों को मिलाकर। NADPH H प्लस और ATP दोनों को मिलाकर कहते हैं एसिमिलेटरी पावर, क्योंकि एसिमिलेशन करा रहे हैं। बच्चों, अगर मुझसे इंडिविजुअल रोल पूछा जाए ATP और NADPH का, तो ATP क्या है? एनर्जी प्रोवाइडर। ATP क्या करता है? एनर्जी देता है ना। NADPH क्या करता है? H देता है, H देकर CO2 को रिड्यूस करता है। NADPH H देकर CO2 को रिड्यूस करता है। तो ये क्या कर रहा है? CO2 को H दे रहा है, रिड्यूस करवा रहा है। तो मुझसे किसी ने पूछा, वो सब छोड़ो, आप तो ये बताओ NADPH H प्लस अकेले को क्या बोलोगे? तो मैं बोलूंगा रिड्यूसिंग पावर। क्या बोलूंगा? रिड्यूसिंग पावर, क्योंकि NADPH तो यही कर रहा है अकेले रह के। NADPH अकेले रहकर क्या कर रहा है? CO2 को H देकर रिड्यूस कर रहा है। तो NADPH अकेले को क्या बोलूंगा? रिड्यूसिंग पावर। और दोनों को मिलाकर क्या बोलूंगा? एसिमिलेटरी पावर। सही है बच्चों? तो ये एक अलग सा कॉन्सेप्ट था बच्चों। तो ये था ओवरव्यू ऑफ फोटोसिंथेसिस। सही है। अब बच्चों आगे की कहानी, NCERT का पेज पलटते हैं। मतलब लगभग बाहर बाहर से, दूर से दिखा दिया कि फोटोसिंथेसिस ऐसा होता है। अब नजदीक जाकर पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक, विशाल डाउट पूछ रहे हैं, ग्रुप में डाल दे मेरे टेलीग्राम वाले में, है ना। मेरे वाले टेलीग्राम का होगा ना तेरे पास,
या फिर आज स्कैनर आज फिर ऐड कर दीजिएगा ना। तो स्कैनर अगर आपके पास ग्रुप नहीं है तो स्कैनर आज के पीडीएफ के अंत में होगा, तो उससे स्कैन करके टेलीग्राम को जुड़ लेना और जो भी डाउट हो डाल देना, है ना, मैं डायरेक्ट जवाब दे दूंगा। अरे कई तो दूसरे बच्चे ही जवाब दे देते हैं और जब नहीं देंगे तो मैं दे दूंगा। ठीक है, चलो बच्चों, एनसीईआरटी में अगला टॉपिक जो है वो ये है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। देखो बच्चों, पत्तियों में जो पत्तियों से जो पिगमेंट्स है ना, उनको अगर सेपरेट करना हो, लीफ पिगमेंट्स, पत्तियों से उनके पिगमेंट अलग करने हो, तो जो टेक्निक यूज होती है बच्चों वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी। कौन सी टेक्निक यूज होती है बच्चों पत्तियों से पिगमेंट अलग करने के लिए? पेपर क्रोमेटोग्राफी। और जब ये टेक्निक करते हो बच्चों, तो जो फोटो आती है, जो पिक्चर आती है, जो फोटो आती है, जो पिक्चर आती है, उसे कहते हैं क्रोमेटोग्राम। क्या बोलते हैं? क्रोमेटोग्राम। ये बच्चों, पत्तियों से पिगमेंट अलग करने की टेक्निक क्या कहलाती है? पेपर क्रोमेटोग्राफी। और जो फोटो आएगी इस टेक्निक को करने पर, उसे क्या बोलेंगे? क्रोमेटोग्राम। सही है बच्चों? अच्छा, दूसरी बात बच्चों, एनसीईआरटी कहती है कि ये जो पत्ती का हम हरा रंग देखते हैं ना, कलर ऑफ लीफ जो हम देखते हैं हरा, इज नॉट ड्यू टू सिंगल पिगमेंट। ये केवल एक पिगमेंट के कारण नहीं है बच्चों, बट इज ड्यू टू 4 पिगमेंट्स। बल्कि किसकी वजह से है? 4 पिगमेंट्स की वजह से है, 4 पिगमेंट्स की वजह से है। वो 4 पिगमेंट कौन कौन से हैं बच्चों? देखिए, पहला है क्लोरोफिल ए। पहला है बच्चों क्लोरोफिल ए। दूसरा है बच्चों क्लोरोफिल बी। पत्तियों का जो हरा रंग हम देखते हैं वो इन 4 पिगमेंट के कारण है। तीसरा है बच्चों कैरोटीन। और चौथा है बच्चों जैंथोफिल। एनसीईआरटी से बच्चों यहां पर एक छोटी सी गलती हुई है, उन्हें लिखना था कैरेटिनॉइड, कैरेटिनॉइड लिख दिया उन्होंने, एक्चुअली लिखना कैरोटीन चाहिए। पता है क्यों बच्चों? क्योंकि कैरोटीन, सॉरी, एक सेकंड, ये 4 2 बार लिख दिया। हाँ बच्चों, एनसीईआरटी को लिखना चाहिए था कैरोटीन, लिख दिया कैरेटिनॉइड। तो एक्चुअली होता क्या है बच्चों, इन दोनों को मिलाकर कैरेटिनॉइड कहते हैं। कैरोटिनॉइड दोनों को मिलाकर कहते हैं। तो या तो, जबकि हिंदी एनसीईआरटी में एक जगह कैरोटिनॉइड लिख दिया है और एक जगह सही लिखा है कैरोटीन। एक जगह हिंदी एनसीईआरटी में कैरोटीन लिखा है, सही लिख दिया, एक जगह गलत कैरोटिनॉइड। इंग्लिश में दोनों जगह गलत, कैरोटिनॉइड कैरोटिनॉइड कर दिया। हमें काटना नहीं है बच्चों, हमें एनसीईआरटी का सम्मान करना है। अगर कैरोटीन लिखा जाए तो भी चलो जाने दो, ठीक है, एनसीईआरटी है, सही है। और अगर कैरोटीन लिखा हो तो समझ जाना, किसी समझदार ने पेपर बनाया, करेक्शन के साथ दिया है, ठीक है बच्चों। क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला होता है C55H72O5N4Mg, ये होता है बच्चों। अब क्रोमेटोग्राम जो फोटो आएगी ना, उसमें ये ब्राइट ग्रीन कलर का दिखेगा या ब्लू ग्रीन कलर का दिखेगा? ब्राइट ग्रीन कलर का या ब्लू ग्रीन कलर का दिखता है क्रोमेटोग्राम में। बच्चों, क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला कुछ नहीं, 2H कम कर लो, एक O बढ़ा दो, 2H कम कर लो, एक O बढ़ा दो, तो क्या हो गया? C55H70O6, एक सेकंड, O6 N4Mg। मतलब क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला फ्री में याद हो जाएगा। वहां 72O5 है, 2H कम कर लो, एक O बढ़ा दो, बस हो गया। इसका कलर बच्चों क्रोमेटोग्राम में आता है येलो ग्रीन। क्रोमेटोग्राम में कैसा दिखता है? येलो ग्रीन। कैरोटीन का फॉर्मूला बच्चों जनरली C40H56 होता है और इसका कलर बच्चों क्रोमेटोग्राम में आता है येलो ऑरेंज। और जैंथोफिल के तो कई तरह के फॉर्मूला है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम का फॉर्मूला है C40H56O2।
इसका कलर क्रोमेटोग्राम में येलो आता है। बच्चों मैंने ये जो भी कलर बताए हैं आपको, ये जो भी मैंने अभी आपको कलर बताए हैं, ये जितने भी कलर बताए हैं, ये सारे कलर कहां दिखेंगे आपको? क्रोमैटोग्राम में दिखेंगे। क्रोमैटोग्राम में क्लोरोफिल ए का कलर ब्राइट ग्रीन या ब्लू ग्रीन है, क्लोरोफिल बी का येलो ग्रीन है, जैंथोफिल का येलो है, कैरोटीन का येलो ऑरेंज है। देखो, याद कर सको तो याद कर लो, कहीं क्वेश्चन फंस जाए तो दिक्कत हो जाएगी। सही है ना? तो बेहतर है याद रखे। क्यों याद करने को बोल रहा हूं उसकी वजह सुनो। मुझे डर है किसी एक साल वो बोलेंगे कि इन सभी पिगमेंट को मॉलिक्यूलर वेट के सीक्वेंस में अरेंज करें। फॉर्मूला देख के बताओ तो जरा, सबसे भारी कौन दिख रहा है? सबसे भारी कौन दिख रहा है मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से? देखो जरा, बोलो भाई, बोलो यार, कुछ तो कमेंट करो। नहीं बच्चे, ए नहीं बी, भूल गए क्या? देखो जरा, यहां 2 एच ज्यादा है, लेकिन यहां 1 ओ ज्यादा है, ओ का एटॉमिक वेट ज्यादा है, तो सबसे भारी कौन हुआ? क्लोरोफिल बी। उससे कम क्लोरोफिल ए, उससे कम ये जैंथोफिल C4TH56O2 जैंथोफिल। और सबसे हल्का है बच्चों कैरोटीन C40H56। तो ये फॉर्मूला बच्चों में इस डर से लिखाता हूं कि कभी कुछ पूछ लिया तो दिक्कत ना हो जाए। सही है? तो हो सके तो याद कर लें। ठीक है बच्चों, तो ये पिगमेंट्स हो गए। ठीक है, तो बच्चों एनसीईआरटी की में इतना ही पिगमेंट के बारे में दिया है, लेकिन हमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ना होगा बच्चों, हमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ना होगा। मैं बोलता हूं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बच्चों 3 तरह के होते हैं, क्योंकि अगर नहीं पढ़े ना तो एनसीईआरटी के कई क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इसलिए बेहतर है पढ़ लिया जाए। पहला पिगमेंट है बच्चों क्लोरोफिल, पहला है क्लोरोफिल। दूसरा है बच्चों कैरोटिनॉइड्स, जिसमें कैरोटीन और जैंथोफिल दोनों आएंगे। तीसरा है बच्चों फाइकोबिलिन्स। क्या? फाइकोबिलिन्स। बच्चों शुरुआत की ये जो 2 हैं, ये लिपिड इन नेचर है, ये लिपिड इन नेचर है, पानी में इनसॉल्युबल है, वाटर इनसॉल्युबल, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। सॉल्युबल है किसमें? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है ये। और जो फाइकोबिलिन होते हैं बच्चों, ये क्रोमोप्रोटीन है, बोले तो कलर्ड प्रोटीन है, कलर्ड प्रोटीन है, और ये सॉल्युबल होता है हॉट वाटर में। किसमें? हॉट वाटर में। बच्चों थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इनके बारे में, तभी काम चलेगा। अभी मैं क्या बता दे रहा हूं आपको? क्लोरोफिल के टाइप बता दे रहा हूं। क्या बता दे रहा हूं? क्लोरोफिल के टाइप। बाकी हमारा मेन उद्देश्य रहेगा क्लोरोफिल ए और बी पढ़ना, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, और हायर प्लांट में तो बच्चों क्लोरोफिल ए और बी होता है। सही है? तो अभी तो सिर्फ इतना बता दे रहा हूं, अगली क्लास में क्लोरोफिल ए और बी का डिस्क्रिप्शन दूंगा थोड़ा सा। अभी थोड़ी सी डाइवर्सिटी जोड़ रहा हूं इसमें। भाई या तो डाइवर्सिटी में पढ़ते रहना कि ब्राउन एल्गी में ये वाला पिगमेंट है, इसमें ये वाला, इसमें ये वाला है। इससे बेहतर है कि एक ही जगह इकट्ठा कर लिया जाए ना बच्चों। क्लोरोफिल ए जो होता है, ये क्लोरोफिल ए जो है, ये यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। ये क्या है? यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। क्यों बोल रहा हूं ऐसे? एज ये कहां मिलेगा? ये मिलता है सभी फोटोसिंथेटिक नहीं, सभी ऑक्सीजन छोड़ने वाले, फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में मिलता है। मतलब इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी भी आ जाएगा भाई। ब्लू ग्रीन एल्गी है से लेकर हायर प्लांट तक, सभी में क्लोरोफिल ए मिलता है। सभी फोटोसिंथेटिक नहीं बच्चों, सभी ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक, कौन से? ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में ये मिलेगा। मतलब
जुड़वाऊं किसमें किसमें, ब्लू ग्रीन एल्गी, यूग्लिनॉइड्स, है ना, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सब में। फिर क्लोरोफिल बी कहां मिलता है भाई? क्लोरोफिल बी मिलेगा बच्चों यूग्लिनॉइड्स में। कहां मिलेगा? यूग्लिनॉइड्स में, ग्रीन एल्गी में, ग्रीन एल्गी में। और कहां मिलता है बी? ग्रीन एल्गी में मिलेगा, यूग्लिनॉइड्स में मिलेगा, और हायर प्लांट्स में भी मिलेगा, हायर प्लांट्स में मिलेगा। क्लोरोफिल सी कहां मिलता है? क्लोरोफिल सी मिलता है डाइनोफ्लैजिलेट्स में, डाई एटम्स में, ब्राउन एल्गी में, इनमें मिलेगा। क्लोरोफिल डी कहां मिलेगा भाई? रेड एल्गी में। कहां मिलेगा? रेड एल्गी में। फिर कुछ बता रहा हूं, सारे नहीं बता रहा हूं मैं, जो आपके काम के वो बता रहा हूं। बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए कहां मिलेगा? पर्पल बैक्टीरिया और कुछ ग्रीन बैक्टीरिया में। कहां मिलेगा? पर्पल बैक्टीरिया में और कुछ ग्रीन बैक्टीरिया में। ठीक है। और क्या बताऊं? बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी, ये कहां मिलेगा? सिर्फ पर्पल बैक्टीरिया में। कहां मिलेगा? सिर्फ पर्पल बैक्टीरिया में। एक और बता, अभी और भी है लेकिन आपको जितना चाहिए उतना बता रहा हूं। बैक्टीरियो विरिडिन क्लोरोफिल, बैक्टीरियो विरिडिन, या इसी को बोलते हैं क्लोरोबियम क्लोरोफिल। क्या? क्लोरोबियम क्लोरोफिल। ये मिलेगा बच्चों ग्रीन बैक्टीरिया में। ये क्लोरोफिल के कुछ टाइप बता, सॉरी, ग्रीन बैक्टीरिया में। ये क्लोरोफिल के मैंने कुछ टाइप बता दिए। देखो मैंने एक जगह रख दिया सबको। वैसे डाइवर्सिटी में टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ते हो, प्लांट डाइवर्सिटी में मैंने एक ही जगह रख दिया कि कौन सा क्लोरोफिल कहां है, याद कर लो, तो डाइवर्सिटी में मदद मिल जाएगी आपको। सही है। तो अगली क्लास में बच्चों आकर मैं पढ़ाऊंगा आपको क्लोरोफिल ए और बी थोड़ा सा, हाँ, फिर कैरोटिनॉइड्स थोड़ा सा, फाइकोबिलेंस थोड़ा सा, फिर एनसीईआरटी में वो जो 3 ग्राफ हैं बच्चे, वही तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम में पढ़ेंगे अगली क्लास में, और चलेंगे व्हाट इज लाइट रिएक्शन की तरफ, मतलब मैकेनिज्म की तरफ हम आएंगे। अभी आपने कुछ पढ़ा नहीं है, अभी सिर्फ शुरुआत हो रही है बच्चे, फाउंडेशन रख रहे हैं इस चैप्टर का। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों